तो इस वीडियो में जानेंगे हम क्लास 6 का विज्ञान का एनसीईआरटी में है। इस पाठ का नाम पाठ 3 और बिहार बुक में इस जो है ये 5 पाठ में दिया है। बिहार की किताब में इसका नाम है केवल पृथक्करण और एनसीईआरटी की किताब में इसका नाम है पदार्थ का पृथक्करण। तो सबसे पहले इस पाठ का जो नाम है इसका अर्थ जान लेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। तो पदार्थ तो समझ गए, पिछले चैप्टर में ही पदार्थ क्या होता है। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। और पृथक्करण का मतलब होता है, पृथक का मतलब होता है अलग, यानी कि पदार्थों को अलग करने से संबंधित यह पाठ है। अर्थात पदार्थ अलग कब होंगे, जब पदार्थ एक दूसरे में मिले हुए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर पदार्थों का पृथक्करण जानना है। तो जब पदार्थ पिछले चैप्टर में जान लेते कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। तो मिश्रण जानते हैं। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से मिश्रण को अलग करने की विधि को जानना है। तो मिश्रण के अवयवों यानी अर्थात मिश्रण में 2 या 2 से अधिक मिले होते हैं पदार्थ, उसे अवयव भी कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक यदि पदार्थ मिले हुए हैं तो उसको अलग करने के तरीके जानेंगे कि कौन कौन तरीके से किस किस प्रकार के मिश्रण को किस किस तरीके से अलग किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है हाथ से चुनकर हस्तचयन। अर्थात कुछ ऐसे मिश्रण हैं जिसको हाथ से ही चुनकर अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि चावल में यदि कंकड़ मिला हुआ है तो उसे हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को हाथ से चुनकर या चिमटे की सहायता से अलग किया जा सकता है। जैसे ये व्यक्ति जो है, इसमें कुछ खाने पीने वाली सामान है और इसमें कंकड़ मिला हुआ है छोटे छोटे, इसको थाली में लेकर और ये अलग कर रहा है। तो इसे कहा जाता है हस्तचयन, यानी हाथों से चुनकर। आपके घर में भी अनाजों से कंकड़ को निकाला जाता होगा, आप देखे होंगे। अब दूसरा जो नंबर है यह है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग किस प्रकार के मिश्रण को अलग करता है। तो सूखे पौधे की डंडियों से अन्न कणों, अर्थात अनाज का जो कण होता है जैसे धान और गेहूं का, अन्न कणों को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहा जाता है। जैसे ये व्यक्ति जो है ये खेत से धान को काट कर और इस पर पीट कर अनाज के कण को डंडों से, सूखे पौधे की जो डंडी है उससे बाहर निकाल रहे हैं। पहले ज़माने में इस तरीके से अनाजों को डंडों से अलग किया जाता था, लेकिन आज के ज़माने में थ्रेशर मशीन आ गया है। थ्रेशर मशीन इसे कहा जाता है और वहीं धान के या गेहूं के अन्न कणों को बाहर निकाल दे रहा है। अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि पहले धान की कटाई की जाती थी, फिर खलिहान में उसको सर पे बोझा बांध कर ले जाते थे लोग, और उसके बाद थ्रेशर की सहायता से या गाड़ी की सहायता से या हाथ की सहायता से इसको पीट कर निकालते थे। लेकिन अब ऐसा मशीन आ गया है हार्वेस्टर, जिससे अनाजों को खेत में ही बाहर निकाल दे रहा है डंडों। अब जानेंगे चालन के बारे में। चालन की विधि से किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है। जैसे मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को चलनी से चाल कर अलग किया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आटा है और आटा में चोकर मिला हुआ होता है। जब हम मिल से पिसा कर आटा लाते हैं तो उसमें चोकर भी होते हैं। तो इस चलनी की सहायता से चाल कर आटा को नीचे गिरा दिया जाता है और ये चोकर इसमें रह जाता है। और ये जो है रेत जो होता है, बालू, प्लास्टर जब मकान का किया जाता है तो उसमें बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं इस प्रकार के चलनी की सहायता से चाल कर छोटे बालू के कण नीचे हो जाते हैं और ये पत्थर ऊपर रह जाते हैं। तो इसे कहा जाता है चालन। अब चौथा नंबर देखेंगे हम निष्पावन। निष्पावन को कहा जाता है ओसाना। तो हम ये देख चुके हैं कि थ्रेसिंग की सहायता से अन्न कणों को डंठलों से बाहर निकाला जाता है।
तो जब हम डंठलों से अन्न कणों को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ कुछ भूसा भी मिक्स हो जाता है अनाजों के साथ। तो उस अनाजों के साथ जो भूसा होता है उसको ओसाकर और इस प्रकार सूप में लेकर ओसाकर और हवा की सहायता से यह भूसा जो है दूर चला जाता है। तो हल्के होता है, ये भूसा जो होता है हल्का होता है और अन्न जो होता है भारी होता है। तो इस प्रकार से यदि हल्के और भारी पदार्थों का मिश्रण रहेगा तो ओसावन की विधि से या निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है। तो हल्के और भारी पदार्थों के मिश्रण को हवा द्वारा अलग करने की विधि को निष्पावन कहा जाता है। यह हवा की दिशा इस तरफ है और ये भूसी उस तरफ चला जाता है। अगर हवा नहीं चलता है तो पीछे से पंखा लगाकर भी इसे अलग किया जा सकता है, अनाज नीचे चला जाता है। 5वां नंबर पे है अवसादन। अवसादन या इसका और एक नाम है थिराना, सेडिमेंटेशन। यदि किसी द्रव में अविलेय ठोस पदार्थ मिश्रित हो, यदि किसी द्रव में अविलेय अर्थात उस द्रव में वह घुल नहीं सकता है ऐसा पदार्थ मिश्रित हो तो मिश्रण को एक बर्तन में लेकर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। जैसे ये बाल्टी हो गया और इसमें पानी है और इस बाल्टी के पानी में मिट्टी जो है तैर रहा होता है। बाल्टी में उस मिक्सचर अविलेय पदार्थ को यदि हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो पेंदी में बैठ जाता है। यह प्रक्रिया केवल थिराना कहलाता है। थिराना का मतलब थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे बैठने के लिए नीचे पेंदी में। गंदे जल में उपस्थित मिट्टी आदि के कण इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। 6ठा नंबर पर देखेंगे निस्तारण या निथारना। तो निथारना जो है थिराना विधि द्वारा कण का बर्तन के पेंदी में बैठ जाने के बाद, हम ऊपर देख चुके हैं कि थिराना विधि द्वारा जल में उपस्थित मिट्टी को पेंदी में बैठा दिया जाता है। लेकिन जल में बैठ जाने के बाद दूसरे बर्तन में जल को जब निकाला जाता है, जैसे इसमें बैठ गया मिट्टी एवं जल का मिश्रण है और जब इसको छोड़ देंगे तो यह पेंदी में बैठ गया मिट्टी और जल को जब हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे तो उसे कहा जाता है निथारना या निस्तारण। जब दूसरे इसमें नीचे बैठा हुआ है ये अघुलनशील पदार्थ, ये नीचे बैठा हुआ है अघुलनशील पदार्थ और साफ जल को दूसरे बर्तन में जब ये निकाला जा रहा है तो इस निकालने की विधि को कहा जाता है निथारना। और जब इसको छोड़ दिया जाता है कुछ देर तक शांत रहने के लिए तो उसे कहा जाता है थिराना। 7वां नंबर पर है निस्यंदन या छानना। तो इस विधि में ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जब द्रव पदार्थों में मिश्रित अविलेय और ठोस पदार्थों को छानना विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे पानी या दूध में मिश्रित अवांछनीय पदार्थ कुछ होते हैं, जैसे उसमें मिक्स हो जाते हैं। जैसे दूध में भैंस का कभी कभी गाय का बाल चला जाता है तो यह छानना विधि द्वारा ही से अलग किया जाता है। या छोटे छोटे और भी कुछ चीज़ें उसमें अवांछनीय जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वह अवांछनीय पदार्थ कहलाता है। तो अवांछनीय पदार्थ को छानना विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाते वक्त उसमें चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डाल देते हैं, तो पीते समय इस चाय पत्ती और अदरक की ज़रूरत नहीं होती है, जिसे छानना विधि द्वारा अलग किया जाता है। निस्यंदन कहा जाता है इसे, उसे छान कर बाहर निकाल दिया जाता है। 8वां नंबर पर है अपकेंद्रीकरण या मंथन। तो अपकेंद्रीकरण और मंथन विधि द्वारा ऐसे अवयवों को अलग किया जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसा मिश्रण है जिसमें हल्के और भारी दोनों प्रकार के पदार्थ मिश्रित हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हल्का पदार्थ भारी पदार्थों के बीच में फंसा होता है और भारी पदार्थ जो होता है कण हल्के पदार्थों में के बीच में फंसा हुआ होता है। जैसे ऊपर में कुछ हल्का है लेकिन ये भारी पदार्थ इसमें फंसा हुआ है, इसको नीचे आना चाहिए था लेकिन ये ऊपर है। और कुछ हल्का पदार्थ भारी पदार्थों के अंदर फंसा हुआ है, इसको ऊपर रहना चाहिए था लेकिन बीच में फंसे हुए होने के कारण यह हल्का होने के कारण नीचे होता है। हम जानते हैं कि जो भी हल्का चीज़ें होता है वो ऊपर चला जाता है और भारी चीज़ें नीचे चला जाता है, लेकिन
ये थोड़ा सा गाढ़ा होने के कारण क्या होते हैं कि फंसे हुए होते हैं, हल्का नीचे भी फंसा रहता है और भारी ऊपर फंसा रहता है। तो ऐसे पदार्थों को मंथन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जब इसको तेज़ी से कोई चीज़ डालकर हिलाएंगे तो जो फंसा हुआ भारी पदार्थ है वो नीचे चला जाएगा और जो हल्का पदार्थ है वह ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से हल्का और भारी पदार्थ अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण या मंथन कहा जाता है। जैसे दही से मक्खन जब निकाला जाता है, दही से मक्खन, तो मक्खन जो होता है कभी कभी नीचे भी और बीच में फंसा हुआ रहता है, तो उसको इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे हिलाएंगे अंदर डालकर, इसे मथनी कहा जाता है। मथनी की सहायता से जब हिलाएंगे तो फंसा हुआ मक्खन जो होता है ऊपर चला आता है। और दूध से क्रीम भी, दूध में क्रीम होता है लेकिन बीच में फंसा रहता है, तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। अपकेंद्रीकरण विधि से दही से मक्खन अलग किया जाता है, दूध से क्रीम निकाला जाता है। प्रयोगशाला में खून और मूत्र के जांच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिस चीज़ की हम खून में जांच कर रहे होते हैं तो अपकेंद्रीकरण की सहायता से उसे बाहर निकाला जाता है। मूत्र में भी जब मूत्र की जांच होती है तो अपकेंद्रीकरण की सहायता से उसे बाहर निकाले जाते हैं। वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े में पानी निचोड़ने के लिए भी अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन अगर आपके घर में होगा तो देखेंगे वो गोल गोल घुमाता है, जिसके कारण कपड़े के जो बीच में फंसा रहता है जल वो बाहर निकल आता है। 9वें नंबर पर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि बहुत ही आसान है। इसमें ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ हो और दूसरा अचुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ होने का मतलब है कि जो चुंबक में चिपक जाता हो। तो इस विधि द्वारा वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक पदार्थ चुंबकीय हो तथा दूसरा पदार्थ अचुंबकीय हो। जैसे लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से लौह चूर्ण को इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। चूँकि लौह चूर्ण, लोहे का जो चूर्ण छोटे छोटे कण होते हैं वे चुंबकीय होते हैं और गंधक के जो चूर्ण होते हैं वो चुंबकीय नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जब उसमें चुंबक सटाया जाएगा तो चुंबक सट जाएगा और बाहर कर लेंगे। इस प्रकार से कभी कभी गंगा नदी में भी कुछ लोग पैसा डाल देते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं चुंबक की सहायता से पानी में डालकर और पैसे को निकाल लेते हैं। वहाँ पे रोड के किनारे भी चुंबक कैसे लेकर बांधकर रस्सी में, और कुछ छोटे बच्चे चलते हैं और गाड़ियों से जो छोटे छोटे नट बोल्ट या लोहा का कोई सामान जैसे गिर जाता है किनारे तो उनके चुंबक में सट जाता है और वो बेच देते हैं। 10वें नंबर पर है वाष्पन। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट विधि है मिश्रण को अलग करने की। किसी वाष्पशील पदार्थ में घुले हुए ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वाष्पशील पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो वाष्प बन सके। वाष्प का मतलब होता है जैसे पानी जो है, ये पानी है, इसमें अब इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे भाप बनता है, तो भाप क्या होता है, वाष्प होता है। वाष्पशील पदार्थ में अगर कोई दूसरा पदार्थ अगर घुला हुआ है, इसमें घुल गया है और दिखाई नहीं दे रहा है और छान कर भी उसको अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे चाय पत्ती तो छान कर अलग कर सकते हैं, लेकिन पानी में यदि चीनी घोल दिए हैं तो किस दूसरे छानने पे से भी अलग नहीं हो सकता है, मंथन से भी अलग नहीं हो सकता है। तो उस परिस्थिति में हम वाष्पन का प्रयोग करेंगे। तो चूँकि पानी जो है वाष्पशील पदार्थ है, वाष्प में बदल जाता है, तो अगर इसमें घुला हुआ है वह चीनी ठोस पदार्थ, तो इसको वाष्पन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इसको गर्म करेंगे और धीरे धीरे पानी जो है वाष्प में बदल जाएगा और इसमें जो चीनी है वो अवशेष बच जाएगा। हालांकि चीनी के छोटे छोटे कण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा चीनी जितना घुला हुआ है। इस प्रकार से समुद्र से हमको पता है कि नमक प्राप्त होता है, तो समुद्र के पानी को ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता है उसमें और कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इसका पानी जब सूख जाता है तो नमक नीचे अवशेष बच जाता है। हालांकि यह शुद्ध नमक नहीं होता है, लेकिन इसको शुद्ध बनाया जाता है, लेकिन पहला जो नमक प्राप्त करने की विधि है यही है वाष्पन। वाष्पन विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। अब 11वां नंबर पे जो मिश्रण को अलग करने की विधि है वह है संघनन। संघनन भी एक इम्पोर्टेंट है
जिसके द्वारा बारिश होता है, बारिश संघनन के द्वारा होता है। तो कैसे होता है जानेंगे। तो हम जानते हैं कि जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। तो जलवाष्प से जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे संघनन कहते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर चाय बन रहा है और यहाँ से भाप निकल रहा है, और भाप को यदि हम किसी चीज़ से अगर रोक देंगे तो यह पुनः जो है वाष्प से पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा और ये बूंद बूंद बनकर टपकने लगता है। यह गर्म करने के बाद वाष्प में बदल रहा है तो इस क्रिया को कहा जाता है वाष्पन। यह वाष्पन है। और यही वाष्प जब पुनः द्रव अवस्था में आ रहा है तो इसे कहा जाता है संघनन। संघनन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया संघनन के द्वारा बारिश होता है। जैसे नदी, तालाब, समुद्र या किसी भी तरीके से जल जो है वाष्प के रूप में बदलकर ऊपर चला जाता है, और जैसे ही ये ऊपर जाता है तो वाष्प ठंडा होकर बूंदों में बदल जाता है और बारिश होने लगता है। तो बारिश होने का मुख्य जो कारण है वह है संघनन। हालांकि वाष्पन भी जरूरी है, जब तक वाष्प नहीं बनेगा तो संघनन होगा कैसे। तो बारिश होने के लिए वाष्पन भी जरूरी है और संघनन भी जरूरी है। 12वें नंबर पर पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि है, वह है रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन। तो रवाकरण क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ को रवा के रूप में अलग किया जाता है। अर्थात जैसे हम जानते हैं कि समुद्र की पानी को वाष्पीकरण करके नमक प्राप्त किया जाता है, और यह नमक जो होता है यह शुद्ध नमक नहीं होता है। तो इसको पुनः शुद्ध करने के लिए विलयन बनाया जाता है और पुनः इसको गर्म किया जाता है। धीरे धीरे गर्म करने के बाद ये रवा, रवा का मतलब होता है कण। तो आप देखें कि नमक जो होता है कण के रूप में होता है, जो आता है पैकेट में, तो रवा अर्थात कण के रूप में प्राप्त होता है। तो रवों के रूप में अगर और यह ठोस होता है, कह रहा है कि वह विलयन, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ, शुद्ध ठोस पदार्थ यानी शुद्ध नमक जो होता है वह ठोस रूप में ही होता है, और रवा के रूप में, रवा का मतलब होता है कण के रूप में, कण के रूप में अलग किया जाता है। अतः क्या कहलाता है, रवाकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में विलयन जो होता है वह उसी से प्राप्त किया जाता है नमक को। 13वें नंबर पे जो पदार्थों के पृथक्करण करने की विधि है वह है आसवन विधि। आसवन विधि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस वाष्प को ठंडा करके द्रव में संघनित किया जाता है, आसवन कहलाता है। अर्थात आसवन विधि में वाष्पन भी शामिल होता है और संघनन भी शामिल होता है, दोनों। तो देखते हैं आसवन विधि द्वारा क्या क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले बता दें कि आसवन विधि द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है, जो शराब होता है। तो इसमें सबसे पहले विलयन को डाला जाता है, जो भी बनाना है इसमें मिश्रित कर दिया जाता है और पुनः इसे गर्म किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये बर्नर द्वारा इसे गर्म किया जा रहा है। यह स्टैंड पे खड़ा किया गया है बर्नर को, और इसमें जो है यह पदार्थ है और मिश्रण है, और इसको गर्म करने के बाद ये ऊपर से बंद कर दिया जाता है। यह थर्मामीटर लगाया हुआ ताप के लिए, और जो वाष्प जो है इस पाइप के द्वारा जाता है अंदर वाष्प, लेकिन वहाँ यहाँ पर जल भरा हुआ होता है, यहाँ पर जल भरा हुआ होता है और यहाँ पे ठंडा जल प्रवेश किया जाता है। ये इसमें जल भरा हुआ होता है और ये जो होता है यह पाइप लगा हुआ होता है। ये पाइप जल में मिश्रित नहीं होता है, ये अलग पाइप है, और वहीं पर ये मोटा कर दिया जाता है, ये अलग पाइप है। लेकिन ये जो पाइप है इस जल में से प्रवेश करके बाहर निकलता है। तो जैसे ही ये वाष्प यहाँ शीतल जल या ठंडे जल के पास आता है तो यह जो वाष्प होता है वह संघनित होकर, ठंडा होकर पुनः द्रव अर्थात जल में बदल जाता है, द्रव रूप में आ जाता है और यह बाल्टी में गिर जाता है। इसी प्रकार से इसे आसवन विधि कहा जाता है। शराब को ऐसे ही बनाया जाता है। शराब जो होता है वह इसी विधि से बनता है। और भी बहुत सारे पदार्थ बनता है,
पहले इसको गर्म करके वाष्प में बदला जाता है और फिर वाष्प को ठंडा किया जाता है यहाँ और पुनः यह द्रव में बदल जाता है। 14वें नंबर पे जो है वह है पृथक्कारी कीप। तो पृथक्कारी कीप के द्वारा कैसे पदार्थों को अलग किया जाएगा। जैसे मिट्टी का तेल है और जल है, दोनों मिश्रित है, तो हम जानते हैं कि मिट्टी का जो तेल होता है वह जल से हल्का होता है, इसलिए यह जल के ऊपर तैरता रहता है। तो अगर हम इसको छानना पात्र से चाहेंगे अलग करना तो भी नहीं हो पाएगा, और भी बहुत सारे पृथक करने की विधि को अपनाएंगे तो उससे नहीं होगा। इसके लिए पृथक्कारी कीप जो होता है यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो कैसे किया जाता है, तो पृथक्कारी कीप का प्रयोग दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। अर्थात ऐसा दो अघुलनशील मतलब एक दूसरे में ये घुल नहीं सकता है। नींबू का रस और पानी एक दूसरे में घुल सकता है, लेकिन मिट्टी का तेल और जल नहीं घुल सकता है। मिट्टी का तेल ऊपर रहेगा, जल नीचे रहेगा। तो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए यह पृथक्कारी कीप है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ऊपर से ये तो डालने वाला है, लेकिन नीचे से लगा लिया जाता है कि यहाँ पर टोंटी लगा दिया जाता है, और जो होता है यह केरोसिन तेल और जल के मिश्रण को इसमें डाल दिया जाएगा। तो केरोसिन तेल ऊपर चला जाएगा और जल नीचे, और इस टोंटी को जैसे ही खोला जाएगा तो जल यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही इतना जल नीचे निकल जाएगा इस टोंटी को बंद कर देंगे, और इस प्रकार से जल अलग हो जाएगा और मिट्टी का तेल इसी में रह जाएगा। तो ये पृथक्कारी कीप द्वारा अलग किया जाता है।